रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से बल्कि कई दिन से हम जो है बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि मईशत की बहाली जो है वह हुकूमती तरजीहात में शामिल है या नहीं। हुकूमत मुआशी बहरान से निकलने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। कुछ मनसूबों का ऐलान भी किया गया है। कुछ हमें ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में दोस्त ममालिक के जो है वो शराकत दारी से पाकिस्तानी मईशत को संभाल लिया जाएगा। इसकी बहाली पर काम करना शुरू कर दिया गया है। मनसूबे तैयार कर लिए गए हैं, मनसूबों का ऐलान भी कर लिया गया है। अगर इक़्तिसादी बहाली मनसूबे की हम बात करें तो इसके क़याम से भी ये भी कहा जा रहा है कि ये सी पैक से बड़ा मनसूबा साबित होगा और इसके क़याम में अमल में लाने के बाद जो है वो पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी की जानिब हम देखता हुआ जो है वो देखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की तरक्की में ये एक बहुत बड़ा मंसूबा साबित होगा। इसके साथ साथ हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी होगा कि जब हम इक़्तिसादी बहाली मंसूबे की बात कर रहे हैं, इक़्तिसादी बहाली कौंसिल की बात कर रहे हैं कि इस मंसूबे का ऐलान तो किया गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि मुल्क में रोज़गार के मौके भी इस मंसूबे के क़याम से जो है वो फराहम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्त ममालिक को भी इंगेज किया जाएगा, उनकी शराकत दारी से पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया जाएगा। आज जब पाकिस्तानी मईशत को हम ओवरऑल देखते हैं तो एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि हम IMF से मुआहिदे के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो मुतादिद बार MD IMF से उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। ये मुलाकातें जो हैं वो फ्रांस में भी हमने मुतादिद बार देखी, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आई और इस गुफ्तगू के बाद शहबाज शरीफ की जानिब से यही उम्मीद जाहिर की गई कि जल्द ही IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। लेकिन बेसिक सवाल हमारा यही है कि व्हाट इफ़ मुआहिदा नहीं तय पाता, IMF हमें कर्ज नहीं देता तो फिर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार IMF की जानिब से भी किया जा रहा है। बजट पे भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बाद उन्होंने जो है कर्ज़ की वापसी के बारे में भी कहा, कर्ज़ की अदायगी के हवाले से भी उन्होंने कई सवालात उठाए जो कि हमारे लिए यकीनन चैलेंजिंग भी हैं और उनको पूरा करना मुश्किल भी है। इस वक्त अगर हम IMF पे बेस कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे अगर IMF हमें कर्ज़ की अदायगी नहीं करता। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की जानिब से बार बार ये कहा गया है कि हमारे पास जो है वो प्लान B भी है, प्लान C भी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम सिर्फ IMF पे बेस नहीं करें, हम दीगर प्लान्स पर भी गौर कर रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आया ऑप्शन मौजूद हैं या सिर्फ ये आवाम को ही तसल्ली दी जा रही है, दिलासा दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अगर डिले आ रहा है IMF के साथ मुआहिदे में तो आवाम पैनिक ना हो जाएँ, आवाम परेशान ना हो जाएं या फिर वो ये सोचने ना लगे कि महंगाई बम हम पे गिरने वाला है तो फिर हमने क्या कर रहा है। तो यही सवालात जो हैं वो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जो आज हमारा पैनल है, जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम का ताल्लुक जो है वो मुआशियात से है। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। ये तीनों इकनॉमिस्ट जो हैं हमें बताएंगे कि मुल्क की मईशत किस तरह से बेहतर हो सकती है। इस वक्त मुल्क का मुआशी बहरान जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात हम फेस कर सकते हैं और फिर साथ साथ क्या हुकूमत की तरजीहात में जो है वो मुआशी बहाली शामिल है भी या नहीं। आने वाले वक्त में किस तरह से इलेक्शन के बाद जो है वो मईशत की बहाली देख रहे हैं या फिर मईशत की कश्ती खुदा न खास्ता अगर डूबती है या और मज़ीद हम पे बोझ डाला जाता है तो फिर आवाम की फलाह बहबूद का कौन सोचेगा। ये सवालात हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। मलिक बोस्तान साहब आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी और एहसान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम करूंगी। नईम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और वही सवाल जो हमारा बेसिक सवाल है कि हुकूमत के पास IMF के चुंगल से निकलने के लिए क्या कोई मुमकिना ऑप्शंस मौजूद हैं आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच हुमा। आपने अपने इब्तदाइया में एक सवाल किया कि क्या हुकूमत की तरजीहात में मुआशी तरजीह भी शामिल है। देखिए, इस हुकूमत को अब तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं जी। इस 1.25 साल में अगर आप देखें तो कहीं पे भी ऐसी कोई सूरत हमें नज़र नहीं आई कि जिसमें मुआशी मामलात के ऊपर कि गवर्नमेंट ने कुछ संजीदगी से गौर किया हो। इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और इसके साथ ये मुआशी क्राइसिस और मुख्तलिफ किस्म की आप देख रहे हैं कि क्राइसिस का शिकार रही है और कहीं पे भी ऐसी हमें तरजीह नज़र नहीं आई जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो भी ड्रॉप हुई, उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट भी ड्रॉप हुई। और ये तो अंडर रिकॉर्ड है कि $7 बिलियन हमने लूज़ किया है सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के मद में, जबकि हम IMF से $1.2 बिलियन की बात करें। अब IMF का बेसिकली अमाउंट तो हम कहते हैं कि $1.2 बिलियन है, लेकिन IMF इज़ द
लेंटर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो दरवाज़ा है जिसके बाद बाकी सारे दरवाजे खुलते हैं। जब तक आपके IMF के साथ कांटेक्ट नहीं होता, जब तक आपके साथ IMF का प्रोग्राम फाइनल नहीं होता। ये 9th रिव्यू देखिए नवंबर से पेंडिंग है, और पहले मिफ्ता इकबाल साहब ने इस पर कोशिश की, फिर वो वापस आ गए, वहाँ पे भी कोई इशू बन नहीं सके। फिर इसाक डार साहब ने इस पर कोशिश की, बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए दुनिया की इस वक्त जितने भी लोग कर्जे लेते हैं उसमें IMF जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि जब IMF के साथ आपके मामला तय पड़ जाते हैं तो फिर वो जो आपके बायलैटरल डोनर्स होते हैं वो भी आपको कर्जे देने शुरू कर सकते हैं या आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर सकते हैं। अभी मल्टीलैटरल में जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये वो लोग हैं जिनके साथ आप ईयरली बेसिस पे या अपने आप नए कर्जे ले रहे होते हैं या पुराने कर्जों को रोल ओवर कर रहे होते हैं। अब हमने IMF के साथ बहुत कोशिश की, IMF ने हमें वो बजट में वो कुछ कहा जो हमने नहीं किया। अब जो उन्होंने कहा वो हमने नहीं किया, जो हमने किया वो उन्होंने कबूल नहीं किया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब एंड पे उन्होंने हमें नाको चने चबवा दिए और हम मजबूर हो गए, हमने आवाम पे एक ऐसा बम गिरा दिया जो पहले बजट की सूरत में आया। अब आपने देखा होगा कि कल जो है वो फिर 250 बिलियन के रुपीज़ के टैक्स लगे इन्हें, उसके अलावा 85 बिलियन के जो एक्सपेंडिचर वो कट हो गए। तो अगर आप इसको रुपीज़ को डॉलर में कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली 1.2 बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट ने टैक्स और बचत की है, और 1.2 बिलियन ही जो IMF से मिलेगा, जिसके ऊपर जैसे अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेरिस में भी गए हैं, वहाँ 3 मुलाकातें की हैं, उसके अलावा टेलीफोन पर भी बात की है। उम्मीद की जा रही है कि IMF जो है वो हमारा ये जो प्रोग्राम है 9th रिव्यू का, ये इसको अप्रूव कर देगा। और क्योंकि अब हमने उनकी तमाम शराइत पूरी कर दी है, हमने पेट्रोल पे भी लेवी जो है वो 60 रुपये कर दी है, हमने इंपोर्ट की भी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी दूर कर दी है। तो वो ये सारे मेजर्स अगर आप तरजीह की बात करें, माशी तरजीह की बात करें, तो अगर आप यही इकदाम 6 महीने 8 महीने पहले ले लेते तो हो सकता है हमारे मामला इस हद तक ना जाते। लेकिन जो अफसोसनाक पहले सारे सूरत हाल में ये है कि हुकूमत जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसी को बार बार पीस रही है, उसी पे जुल्म कर रही है। सर इसी पॉइंट पे मैं दीगर मेहमानों का भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। मलिक गोस्तान साहब, ये जैसे अभी हम नईम सिद्दीकी साहब से बात कर रहे थे, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, क्या IMF अगर मुआहदा नहीं करता तो वाकई हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? क्योंकि हम जिस तरह से शराइत मानते जा रहे हैं, जिन शराइत को मान के हम जो है वो सोच रहे थे कि शायद हमें अप्रूवल मिल जाएगा, उन पे भी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया IMF ने, तो अब मज़ीद क्या होने जा रहा है? मैं समझता हूँ IMF तो कोई ऐसी शर्त नहीं है जो पाकिस्तान ना मानी हो, तमाम शर्तें मानी है, लेकिन मैं ना मानूँ वाला उनका काम है। वो उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए, और अब मेरा ख्याल कोई बचा नहीं है कि पाकिस्तान कहे कि मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन बैकअप की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने 1998 में ऑलरेडी बैकअप बनाया था और सरवाइव करके दिखाया था दुनिया को, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया। सिर्फ $400 मिलियन के रिजर्व थे, आज तो 9,000 मिलियन आपके पास पड़े हैं, और इकोनॉमिक सेक्शन भी थी। और IMF अब तो ना हाँ भी नहीं करे ना भी नहीं करे, लेकिन उस वक्त तो टोटली इनकार कर दिया था। उस वक्त अगर पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है तो अब क्यों नहीं? तो हमें कोई इसमें खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का पाकिस्तानी बहुत बड़ा सरमाया है, पाकिस्तान का काश्तकार, पाकिस्तान का लेबर, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़े हमारे ये लोग हैं जो बाहर जाकर वर्कर रेमिटेंस भेज रहे हैं। और अभी देखें जो वर्कर रेमिटेंस कम हुई थी, जैसे आपने भी बताया, $7 बिलियन हमारी ऑफिशियल मार्केट से निकल गए थे। उसके निकलने की वजह यही थी कि हमारी ब्लैक मार्केट, हवाला मार्केट प्रमोट हो गई थी। जो 6,000 कंटेनर सी पोर्ट पे खड़े थे, उनकी पेमेंट जब गवर्नमेंट ने इंटरबैंक से पाबंदी लगा दी तो वो उनको कहा गया कि अपने सोर्स से अब करें। तो वो उनकी सोर्स तो कोई बाहर डॉलर के खेत तो नहीं तोड़ के ले आएंगे, तो वो हवाला मार्केट में घुस गए और उन्होंने रेट 30-35 रुपये ज़्यादा कर दिया इंटरबैंक से। तो उसका नतीजा ये लगा $1 अरब की हमारी वर्कर इंडेक्स से लगी। अब हुकूमत ने शुक्र है होश के नाखन लिए और गैर एलानिया इंपोर्ट पाबंदी भी हटा दी है और कंटेनरों की पेमेंट भी कहा कि हम देंगे। उसके बाद आपने देखा डॉलर का रेट तेजी से गिर रहा है इंटरबैंक में भी और फ्री मार्केट में भी। जो एक में फर्क 35 रुपए का था इंटरबैंक का और ब्लैक मार्केट का, वो आज सिमट के $2 पे आ गया। और ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि आप
हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, जो भी आप लेंगे इंटर बैंक के जरिए लेंगे। तो अब आने वाले दिनों में IMF को मैं तो किसी वक्त भी अगर अल्लाह करे तय पा जाए, जिस तरह पूरी यकीन है 99%, तो किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। तो डॉलर मजीद 15 से 20 रुपए गिरेगा। रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है, ये हम नहीं कह रहे, ना डार साहब कह रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपये का वैल्यू जो है वो 245 रुपए है। बिल्कुल। रीजन में आप देखें, अफगानिस्तान पे इकोनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, उनका रुपया 86 है, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है, श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट का रुपया होने के बाद रुपया 395 से कम हो गया, अब 295 पे आ गया। तो हमारी भी हुकूमत जो है इसी चीज को देख। मलिक साहब, आपने जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का तस्करा किया, तो अब से कुछ दिन कबल की ही रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि गैर मुल्की सरमाया पाकिस्तान से वापस चला गया है, बाहर चला गया है। अब जब हम इक्तिसादी बहाली कौंसिल के मंसूबे की बात करते हैं तो उसमें हमें ये खुशखबरी और नवीद सुनाई गई है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो दोबारा से पाकिस्तान में जो है सरमाया लेकर आएंगे और उनको इंगेज किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा। क्या ये वही सरमाया जो अब से कुछ अरसे कबल गया है वो वापस आएगा, या फिर कुछ नए दोस्त ममालिक अपना इंटरेस्ट शो करेंगे? बिल्कुल, आपकी कोई बिल्कुल दुरुस्त है, 100% मैं कहता हूँ सही आपने कहा है। ये वही सरमाया है जो कि पिछले 1 साल से ढंढोरा पीटा चाह रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, तो हमारे लोग को दौड़ के अपना रुपया बाहर ले गए, बाहर जाके उन्होंने अरबियों के साथ जाके शराकत में कंपनियां बनाई, कारोबार किया। अब जब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है, आपने देखा आज से कुछ 5-6 महीने पहले 11 बिलियनियर जो थे पाकिस्तान के, वो चीफ ऑफ स्टाफ से मिले और उन्हें कहा कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं और अब दोस्त भी हमारे साथ हैं, तो वो आप हमें आपका अम्ब्रेला चाहिए। तो उस पर उन्होंने वर्किंग की और उन्होंने यकीनदानी दिलाई। पिछले 6 महीने से तैयारी हो रही थी और उस तैयारी का नतीजा है कि ये इकनॉमिक काउंसिल वजूद में आ गई और 5 उसमें जर्नल हैं और ब्रिगेडियर हैं 15 जो कि इसको फैसिलिटेट करेंगे और इसको अमली जामा पहनाएंगे। और लोग यही चाहते हैं कि सिविल हुकूमतें आती हैं, एक प्रोजेक्ट बनाती हैं, दूसरी आकर ख़त्म कर देती है, तो वो कहते हैं 12 साल का प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए चार्ट फॉर इकानमी की तरह। तो ये और फौज की गारंटी और फौज इसमें शामिल हो करके उन्होंने यह को उसमें हिस्सा डाले, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिविलियन तो काम करा नहीं सकते, जो चलते हुए काम में बाद वो भी रोक देते हैं कि हमारी जो सियासी जमात नारा लगाती है, दूसरी सियासी जमात चाहती है नहीं इनका नाम नहीं होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ये काम हमारे नाम से होना चाहिए। तो यही हमारी बदकिस्मती है। तो ये मैं समझता हूँ दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं, चाइना भी यही चाहते हैं, मिडिल ईस्ट भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान पर जितने भी मिडिल ईस्ट से फख्र करते हैं, मीडिया में आप पढ़ते रहते हैं, उनको ये पूरे उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने कौम में खड़े, तो वो अपना सरमाया दे रहे हैं, चीन अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो हम अगर 2 काम कर लेते हैं, मांगना छोड़ देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान तरक्की ना करे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़े वसाइल दी, मादनियात है, 5 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है, लाइफ स्टॉक है, माइनिंग है, उसमें ज़राअत है, IT है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम तो पिछले साल में आपको बताया 9 मिलियन एकड़ तो रकबा तैयार था, बीज और खाद ना होने की वजह से हम काश्त नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। एहसान मलिक साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। डिफरेंट जब हम एनालिसिस देखते हैं और कुछ तज्जियाकारों से भी हमें जो है इत्तफाक हुआ गुफ्तगू करने का, बहुत सारों का ये कहना था कि IMF से मुआहिदा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बेहतरी किसके लिए? आवाम के लिए, या फिर आवाम मज़ीद जो है वो बोझ महंगाई के तले दबने वाली है और फिर आवाम की कश्ती, जो मईशत की कश्ती जिसे हम कहते हैं, वो मज़ीद डूबने का खदशा है अगर IMF हमारे साथ मुआहिदा नहीं करता? या फिर आपके जो है वो नज़रिए के मुताबिक भी यही है कि अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं तय पाता तो हम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम कब तक ये कटोर लेके फिरते रहेंगे? ये इसाकदार साहब ने थोड़ा सा इसको मिसहैंडल किया। अगर वो आते साथ ही इस चीज को लेकर चलते IMF को, तो शायद आज ये वो हालात ना होते। वो साथ कहते थे हमें IMF चाहिए, साथ वो कहते थे हमारे पास बैकअप प्लान भी मौजूद है। लेकिन मैं अभी प्रोत्साहन से एग्री करूंगा कि जो अभी इसका एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, वो होपफुल इंशाल्लाह 29 को हो जाएगा। हमारी जरूरत वो इस वजह से है कि हमारी एक्सपोर्ट 90% यूरोप के साथ है, तो हमें उसकी जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अभी PM साहब की पेरिस में मुलाकात भी हुई है MD से, तो मुझे वो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म मैयर है,
हमें लॉन्ग टर्म मेजर चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बात ये है कि वहां पे जो बाबू क्रेसी बैठी हुई है और जो बाबू कल्चर वहां पे अडॉप्ट है कि बस आपने एक फाइलर के ऊपर जो पहले से टैक्स पे कर रहा है उसी को निचोड़ते जाना है। मतलब ये इनको अक्ल पता नहीं कब आएगी, कब ये टैक्स रिफॉर्म लेकर आएंगे। इस चीजों को आप मतलब अभी आपने पता नहीं देखा है, या बोस्तान साहब ने डेफिनेटली देखा होगा, अब जो फाइनेंस बिल आया है उसमें आपने मतलब नॉन फाइलर के लिए बिल्कुल जमीन तंग करने वाली बात की है। हम उनके सपोर्टर नहीं है, ना उनका स्पोक्समैन हूं, बट एक चीज हुकूमत को सोचनी चाहिए कि ये नॉन फाइलर को मुशर्रफ साहब डंडे के जोर पे फाइलर नहीं बना सके, तो आप कैसे बना लेंगे इनको? सही। और आप इनके ऊपर जिस तरीके से चलना चाह रहे हैं, आपको ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। एहसान मलिक साहब, बहस तो ये भी होती है कि नॉन फाइलर और फाइलर का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है वो भी गलत है, या तो टैक्स अदा करने वाला होता है या टैक्स चोरी करने वाला होता है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के FBR वाले नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, उसमें बेस बनानी पड़ेगी। ये पुराने लोगों को ही सिर्फ टैक्स नेट के अंदर ला के उन्हीं को नोटिस भेज के अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं जी। अभी जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अभी ये जो रियल एस्टेट के ऊपर इन्होंने क़यामत ढाई है, इनको पता नहीं अकल नहीं है या क्या, मतलब इनके एडवाइजर कौन लोग थे। मतलब आपने बेसिकली लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है कि वो दोबारा अपना कैपिटल पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं, या कमोडिटीज में डाल लें, या गोल्ड में डाल लें, या डॉलर में डाल लें। सही। कि मतलब आप ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे कि लोग मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको भी डाइवर्ट कर रहे हैं आप। मतलब कारोबार चीजें बंद करने, जो चीज बंद करने वाली है, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो नॉन रजिस्टर्ड है, जहां पे जमीन पूरी नहीं है और वो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, आप उनको टैक्स नेट में लेके आए। आपने तो उनका भी जो CDA है, जहां पे 5 मरले का भले प्लॉट आज से 10 साल बाद 20 साल बाद उन्होंने कब्जा देना है, उसके प्लॉट की ट्रांसफर के ऊपर भी आपका एडवांस टैक्स और गेन टैक्स कटता है। आप वो काम ही खत्म कर दिया आपने। आप अगर उसको फाइनेंस बिल को पढ़ें तो उसके बाद मतलब इनकी अकल पे, FBR वालों की अकल पे मातम करने को दिल करता है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को और जानने की कोशिश करेंगे कि मईशत की बहाली कैसे मुमकिन है। अभी एक ब्रेक की जाने बढ़े, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मईशत की बहाली कैसे मुमकिन है और मईशत की ये डूबती हुई कश्ती को सहारा कौन देगा? क्या IMF के साथ मुआहदा हो पाता है तो फिर पाकिस्तान की मईशत में बहाली देखने में आएगी? इक़्तिसादी बहाली कौंसिल का मंसूबा जो तैयार किया गया है, ये अगर इसका लाएअमल आता है, हमारे सामने क़याम अमल आता है, तो फिर कितना जो है वो फ़ायदा होगा आवाम को? बेसिकली जो आवाम के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, जब आवाम की बात करते हैं, आवाम को कौन रिलीफ देगा? क्या आवाम की रिलीफ जो है वो हुकूमत की तरजीहात में शामिल है भी या नहीं? ये सवाल रखना चाहूँगी मैं अपने मेहमानों की जानिब। और मौशी तरक्की में रुकावट कौन सी चीज़ बन रही है, ये भी हम जानेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, अभी जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एहसान मलिक साहब से, बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की कि हम ये देखते हैं कि हुकूमत की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ कसूरवार हैं कि मौशी तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। अब ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, एक आम आदमी जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें देख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि मईशत की बहाली कैसे हो सकती है, उसको हम ये कैसे अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि क्या है हुकूमती तरजीहात, क्या है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, क्या है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़? देखिए, जैसे एहसान मलिक साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत जो है उसका ज़्यादा जोर जो है वो उसी तबके का है जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है जी। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन करने वाली चीज़ ये है कि हम लोग हुकूमत को क्या एडवाइस कर सकते हैं और हुकूमत आगे से उस पर कितना इम्प्लीमेंट कर सकती है। मैं समझता हूँ कि जो टेबल के उस पर लोग बैठे हैं वो हमसे बहुत समझदार और अक्लमंद हैं और इन सारी बातों को वो अच्छी तरह जानते हैं। अब ये लालच और खौफ का एक ऐसा इशू है जिसके हुकूमत फंसी हुई है, क्योंकि सियासी हुकूमत है ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, तो वो उस तबके को टच नहीं करना चाहते
कि जो कि उनका वोट बैंक है और उसमें टैक्स भी नहीं लगाना चाहते कि अगर टैक्स लगाए तो वो उनका वोट बैंक उससे मुतासर होता है। अब आप देखें बेसिकली आप IMF से लोन लेंगे, उसके बाद बाकी मुल्कों से लोन लेंगे, अभी $25 बिलियन अगले साल आपने देना है। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल काउंसिल अगर बनी है तो वो तो उन्होंने कहा कि हम अगले 3 साल में $75 बिलियन इकट्ठा लेके आएंगे, उसके बाद 2035 तक हमारी मईशत $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। वो शेर है ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सार होने तक। बात सारी ये है कि इस वक्त देखिए 4-5 सेक्टर हैं इकोनॉमी के जो कि मुल्क की इकोनॉमी चलाते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ 18% ऑफ योर होल GDP है, लेकिन टैक्स में अगर आप उसका शेयर देखें तो 70% है। सही। उसके बाद आपका सेक्टर आता है सर्विसेज का। सर्विसेज जो है वो 58% आपकी जो GDP का हिस्सा है, और वो जो अपना टैक्स में जो उसका शेयर है वो सिर्फ 10% है। सही। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर आती है जो आपकी इकोनॉमी में आपकी GDP का 21% है, लेकिन उसका शेयर टोटल मिला के कोई 300-400 अरब रुपये है। अब इसके बाद आपका आ जाता है होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट। ठीक। ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है आपकी GDP का, लेकिन उसकी टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% कम है। तो हुकूमत जो है वो इस वक्त 2 मिलियन के करीब जो है वो कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं। सही। बिजली के। आप उन कमर्शियल मीटर को ही देख लें कि भाई इन लोगों के कितना बिल आता है, आप उसके हिसाब से उनको टैक्स लगाएं। अब टर्नओवर टैक्स 0.25% है, वो भी कलेक्ट नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखें 76 लाख NTN इशू हो चुके हैं, यानी कि कहने को 7.6 मिलियन लोग हैं जिनके पास NTN है, लेकिन जब आप देखें उसमें 3.6 मिलियन जो है वो फाइलर है। सही। 3.6 मिलियन, आधे लोग जो फाइलर हैं NTN 7.6 मिलियन के पास है, और इन फाइलर में से भी 22 लाख जो लोग हैं वो कुछ टैक्स देते हैं, और 1.4 मिलियन जो 14 लाख हैं वो कोई टैक्स नहीं देते, जीरो टैक्स देते हैं। 13,000 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो 75% टोटल टैक्स का देते हैं, और जो 1,27,000 हैं वो 90% ऑफ टोटल टैक्स का देते हैं। अब जब इस मुल्क में 3-4 लाख लोग जो हैं उन्होंने पूरे मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा अपने कंधों पे उठाया हुआ है, तो ये कब तक चलेगा? आप जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, डिस्पैरिटी ख़त्म नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्सेशन ख़त्म नहीं करेंगे, आप FBR को रेगुलेट नहीं करेंगे, FBR को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, उसको ऑटोनमस बॉडी नहीं बनाएंगे, उसके ऑफिसर जो हैं उनको आप अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वोट बैंक अच्छा ये बात है, यही मैं कह रहा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होते हैं उनके मुफादात होते हैं। अब देखें जिन लोगों का पैसा डॉक्यूमेंट है, अब ये रियल स्टेट सेक्टर की बात करें ना, तो रियल स्टेट सेक्टर भी 36K 36C और 7E और एवेल्यूएशन और मैं रेंटल इनकम भी इसमें लेके आता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं और ये सारे के सारे टैक्स देते हैं। अब ये जो रियल स्टेट है ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और ये भी गवर्नमेंट को ठीक ठाक टैक्स देती है। अब गवर्नमेंट इस पर और ज़्यादा टैक्स लगा रही है, अब उन्होंने 3.3% कर दिया है, नॉन फाइलर पे 10% कर दिया है। भाई वो आप ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आते कि जो नॉन फाइलर आके रजिस्ट्री करवा रहा है, या नॉन फाइलर के गाड़ी खरीद रहा है रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, आपको उसी वक्त वहीं पे चेक एंड बैलेंस हो जाए। नहीं साहब, आपका ये पॉइंट हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। मलिक बोस्तान साहब, ये जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की, तो क्या आपको ये लगता है, जो हमारा आज का बुनियादी सवाल भी है, कि क्या मुआशी तरक्की में रुकावट हुकूमत की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बन रही हैं? शॉर्ट टर्म पॉलिसी की मिसाल ऐसी होती है कि किसी को आप सफ़र पे भेजें और उसको पूरे रास्ते में बड़ी उसको एंजॉयमेंट कराते रहें, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पेश करें, और बाद में बोले जब ये सफ़र ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी माशी पॉलिसी भी इसी शॉर्ट टर्म होती है, उसके एंड जो होता है वो खतरे से खाली नहीं होता, इसी वजह हम तरक्की नहीं कर रहे। और लॉन्ग टर्म का यही फ़ायदा होता है कि जो हुकूमत आए जाए, आपने 10 साल के लिए पॉलिसी बना दी है, इन्वेस्टर को मुतमईन होता है कि उसका पैसा महफूज है, और ये पॉलिसी में आज मैंने इतना सरमाया लगाया है। आपके सामने कई दफ़ा यूटर्न हुकूमत लेती रही है और उसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। एक ज़माने में $6 अरब की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, अब ना होने के बाद खुद हमारे पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर ले गए। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी चार्टर ऑफ इकॉनमी हमें पाकिस्तान को बचा सकता है। और IMF का जो मायदा है, उम्मीद है, आज पूरी उम्मीद है कि हुकूमत ने जो है यूँ ही
इकनॉमिक मेमोरेंडम का जो पॉलिसी मंजूर हो जाती है, स्टाफ ले लो का मैदा हो जाता है और हुकूमत ने तमाम चीज़ें मान ली हैं, तो ये $1 अरब ठीक है, लेकिन उसके साथ $23 अरब और हमें मिल जाएंगे तो पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा हो जाएगा। इसलिए क़ायदा हुकूमत बिल्कुल जितना उसने जोर लगाना था लगा लिया, जितने सिफारिशें करानी थी करा ली। अब आपकी उम्मीद IMF की है, अगर IMF नहीं है तो फिर जैसे मैंने पहले कहा है, दोस्त मुबारक है, हमारे अपने लोग हैं, तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर चुकी है और पाकिस्तानी रुपया देखो 315 से कम हो गए, आज अल्लाह का शुक्र है 286-88 के करीब है। इंटर बैंक भी यही है। वर्कर रेमिटेंस भी हमारी बढ़ चुकी है और हुकूमत ने जब से 6000 कंटेनर जो उन पे पाबंदी हटा दी है कि वो इंटर बैंक से खरीद सकते हैं, तो ब्लैक मार्केट भी खत्म हो गई है, हवाला मार्केट भी खत्म हो गई है, तो आपका अकाउंट सरप्लस हो चुका है। 28 में पहली दफा 628 बिलियन सरप्लस हुआ है। तो पॉजिटिव चीजें हैं सारी, कोई नेगेटिव नहीं है। और बस ये रहे कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। और ये जो मायदे तो बहुत हुए, कई हुकूमतों ने मायदे किए, लेकिन उसके जो हुकूमत खत्म हुई साथ मायदे भी खत्म हो गए और वो पॉलिसियाँ भी खत्म हो गई। तो यही होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। एहसान मलिक साहब, अब जब हम बात करते हैं कि मौशी तरक्की में किसने अपना किरदार अदा करना है, तो ये हमें बताएगा, क्या समझते हैं आप, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है हमारी मौशी तरक्की में? मेरे ख्याल में ना, मैं पहले थोड़ा सा एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। वो बोस्तान साहब मुझे पता नहीं एग्री करते हैं या नहीं। मैंने ये बजट के प्रोग्राम के दरमियान भी कहा था जी कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 से 15 बिलियन डॉलर इंडिविजुअल होल्डिंग में लोगों के पास पड़े हैं। सही, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कोई अनाउंस करे कि वो डॉलर जितना भी लोगों की तिजोरियों में, लॉकरों में और घरों में पड़ा हुआ है, वो अगर मार्केट में आ जाए तो हमारे हालात चेंज हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम हमारा ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये चाहती नहीं है। वो चाहती सिर्फ ये है कि पैनिक रहे, लोग परेशान रहे। क्योंकि आप जो इसकी एक शायद बहुत बड़ी वजह ये भी है जो मैं समझता हूँ कि हमारे इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में और SPR में कोई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं मौजूद कि वो कारोबार को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को एवेल्युएट करें कि भाई इसके अंदर क्या मार्जिन हैं और हम इनको किस हद तक टैक्स करेंगे तो वो मुल्क में भी कंट्रीब्यूट करेगा और वो खुद भी सर्वाइव कर सकेगा। दूसरी बात जो आप बार बार जिक्र कर रही हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, मैं ये समझता हूँ ये आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा मुस्बत इक़दाम है, बहुत पॉजिटिव चीज है। अल्लाह करे ये मीटिंगों तक ना रहे, लेकिन इसका जो पहला इम्पैक्ट है कि जो हमने अपनी कराची पोर्ट ट्रस्ट है वो हमने UAE को दे रहे हैं। और उसके बाद मैं बाकी चैनल पे ये बात कर चुका हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला हमारी अपनी लायबिलिटीज हैं। जब तक हम CIA, वापदा, पाकिस्तान स्टील इनसे अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक हम सीधे सिराते मुस्तकीम पे नहीं चल सकते। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी चूंकि मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, नाज़रीन कराम, हम ब्रेक से वापस आते हैं, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम पाकिस्तान की मईशत को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी बहाली कैसे मुमकिन है, कौन से जो ऐसे अनासिर हैं जो मईशत की बहाली में रुकावट का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको वेव ऑफ किस तरह से किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत में बहाली का किरदार किसने अदा करना है। ब्रेक पर जाने से कबल नईम साहब, जैसे मैंने सवाल किया था एहसान मलिक साहब से कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है पाकिस्तान की मईशत की बहाली में, इसी तरीके से जब हम रुकावटों की बात करते हैं, जहाँ हमें ये कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज रुकावट साबित हो रही हैं, वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी भी मईशत की बहाली में रुकावट का किरदार अदा कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ये बयान दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वो आपकी आबादी भी डिवाइड होती है ना। बेसिकली आपकी जितनी आबादी कम होगी उतनी पर कैपिटा इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो एक कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिससे मैं शायद इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो ब्यूरोक्रेसी का तो बहुत मेजर रोल है इस मुल्क की
तरक्की में भी है, इस मुल्क की नाकामी में भी। अभी FBR क्या है? FBR ब्यूरोक्रेसी है। DRAP क्या है? DRAP भी ब्यूरोक्रेसी है। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए ना। अभी तक हमारे यहाँ कोई तजारती पॉलिसी उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कोई मौशी पॉलिसी नहीं है, कोई हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिस तरह अभी आप देखें हमसाया वतन जो है मुल्क के जो गए थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अमेरिका, तो उनके साथ जो आखिरी बंदा सबसे जो कमज़ोर आदमी अपने साथ लेके गए थे बिजनेस कम्युनिटी का, उसकी वर्थ $70 बिलियन थी और आपकी स्टॉक मार्केट की वर्थ जो 100 बिलियन थी वो 25 बिलियन पे है। तो बेसिकली देखें इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना हाउस को इन ऑर्डर करना है और हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी को सियासतदानों को इन सब को मिल के काम करना होगा। और ये हर काम आप किसी से भी पूछेंगे ना, कोई भी काम कहीं कराए जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी इंटरेस्ट है। जैसे मैंने आपको कहा कि FBR जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आप FBR को ऑटोनोमस बाजी कर दें, आप उसको स्टेट बैंक की तरह इंडिपेंडेंट कर दें, लेकिन साथ उसके जो ऑफिसर्स हैं ना, वो जब कोई ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर के जाके टूट जाता है और यहाँ जो साहिल का नुकसान होता है तो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। जब ये अकाउंटेबिलिटी होगी मुल्क में निज़ाम ठीक हो जाएगा। हम बार बार पिछले 30-40 साल से एक ही बात कर रहे हैं, करप्शन है, परेशानी है, सिस्टम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, मुल्क ठीक नहीं है। देखिए मुल्क ग्रेजुअली ठीक होते हैं, इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। आप बांग्लादेश की मिसाल लें, आप वियतनाम की मिसाल लें, सिंगापुर की मिसाल लें, मलेशिया की मिसाल लें, जर्मनी की मिसाल लें। जब हमारी इंडिपेंडेंस के वक्त ये लोग बहुत कमज़ोर थे और हम एक स्ट्रॉन्ग मैशत में उस वक्त आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी पॉलिसीज़ ने हमें तबाह किया है। बिल्कुल ऐसे। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आज आप इंडस्ट्री को फ्री हैंड दे दें, आप कहें जी आप खुल के इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोजगार दें। साहब जो आपने बात की ना, मैं ये थोड़ी सी मजीद बढ़ाना चाहूँगी। मलिक बुस्तान साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे अभी हमारे साथ नईम साहब ने भी यही कहा कि जब तक लोगों को इंडिपेंडेंट होने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक मौशी तरक्की और मौशियत की बहाली जो है वो मुमकिन नहीं है। अब मईशत की बहाली में ब्यूरोक्रेसी का किरदार भी हमने देख लिया कि वो तो किरदार अदा करने के बजाय रुकावट साबित हो रही है। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि अपना किरदार अगर सही तरीके से अदा करे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की जानिब जा सकती है? देखो जी, सबसे बड़ा जो इकनॉमिक कौंसल अभी बनी है, यही सबसे बड़ी उम्मीद है। ये सारी चीज़ें इसमें शराइत रखी गई हैं जो आप फरमा रही हैं और जो नईम साहब फरमा रहे हैं, यही तरक्की का राज है। जब तक हम वैल्यू एडेड में नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर में नहीं आएंगे, उस वक्त हम तरक्की का ख्वाब बस ख्वाब ही होगा, बातें होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। तो हमें फ्री हैंड देना है। फ्री मार्केट का मतलब ही आपने फ्री हैंड और उसके ऊपर आप डंडा लेके बैठ जाएं और पॉलिसियाँ कहें हमारी मर्जी से चलें। आपका काम है कारोबार ना करें, हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करे और गुड गवर्नेंस से लॉ एंड ऑर्डर पेश करे। आपके सामने इंडिया की मिसाल है, दुबई की मिसाल है। इसी पॉलिसी के तहत आज पूरी दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रही है। आज इंडिया को जो है सदर को इतनी अहमियत दी जा रही उसके प्राइम मिनिस्टर को, उसकी वजह ये है कि वहाँ बड़ी मार्केट है। और इस वक्त जो इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल हो रहा है, जो डार साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तान दो हाथियों के दरमियान पिस रहा है, उसके मफाद हैं उनके, और वो पाकिस्तान को जो है इस पर बड़े तदब्बर का मुजाहरा करना है, अपने आप को बचाना है। और सी पैक का जो मनसूबा है ये हमारे लिए गले की हड्डी साबित हो गया और इसको सबतार करने के लिए सारी मसाजिशें हो रही हैं और ये सारी जो जाल बिछाए जा रहे हैं इसको हमें बड़े होश से और बड़े तदब्बर से इसको हल करना है। और इससे अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ और मैं कौम को इसको समझना चाहिए, हुकूमत को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। इंडिया को फ्रंट, अमेरिका चाहता है कि इंडिया फ्रंट पे आके, जैसे उसके वजीरों ने ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि वो आज़ाद कश्मीर में और गिलगित में कहते हैं हम किसी वक्त भी दाखिल हो सकते हैं। तो उनका मतलब ये सी पैक को जो है पैक किया जाए और किसी तरह अफगानिस्तान हिंदुस्तान जो है अमेरिका के कहने पे जो है इस पे कब्जा कर ले और ये ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाला हिसाब है। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है, पाकिस्तान को किसी ब्लाक में जाने से पहले अपने आप को बचाना है। और बिल्कुल सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। एहसान मलिक साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी यूथ के अंदर ये नौकरियों वाला जज्बा ख़त्म करके कारोबार की जानिब आने का जो है ये एक हमने उनको इनकरेज करना है कि वो कारोबार की जानिब जाएँ। आप समझते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? हुमा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त है, बट जो आपका पोस्चर है या जो आपकी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो प्रेजेंट कर रही है वो तो तौबा कराने के चक्रों में है। वो तो लोगों को
तो ये इबरत का निशान बना रही है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जब तक हमने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा, जब तक हम अपना हाउसिंग ऑर्डर नहीं करेंगे, चीजों को रीएड्रेस नहीं करेंगे, पॉलिसी को रीविजिट नहीं करेंगे, तब तक चेंजेस नहीं आ सकती। और लेकिन मैं होपफुल बहुत इस वजह से हूं कि जहां पे गलतियां हुई हैं सागदार साहब से या इस गवर्नमेंट से, वहां पे 2-3 इकदाम ऐसे पॉजिटिव हैं, जैसे बार्टर ट्रेड है जो कि चाइना, अफगानिस्तान, रशिया और टर्की इनके दरमियान, ईरान सॉरी, कि आपकी बॉर्डर पे मार्केट बनेगी, आप अपनी इंपोर्ट का बिल कम कर सकते हैं। हमारी साल की 10 बिलियन की इंपोर्ट है और उसमें दालें, ईडेबल ऑयल, चाय की पत्ती और ऐसी ऐसी चीजें हैं, मुर्गी की फीड, मतलब ये वो चीजें हैं जिनको हम जो एक लास्ट हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी कि हमें अपनी इंपोर्ट को रैशनलाइज करना है, हमें सीखना है, उसके लिए गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना है, न कि इरिटेट करना है। हमें तो जो अभी बजट और फाइनेंस एक्ट देखने के बाद समझ आ रही है, ये तो शायद पता नहीं सोच रहे हैं कि लोग यहाँ से चले ही जाए पाकिस्तान से, पता नहीं, मतलब ये बजट मैं ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था तारिक बाजवा साहब की मौजूदगी में वो ऐसा ये फाइनेंस एक्ट बनेगा। हमें पता है IMF का प्रेशर है, सारी चीजें हैं, बट मैंने कहा कि आपने रियल एस्टेट को टैक्स करना था, तो ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज है आप इनको टैक्स करें। ठीक हो गया है एहसान साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से हमें आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।